जहां टीन की ढलानी छतों वाले आमने सामने दो क्वार्टर नुमा कमरे बने हुए थे। उनके दरमियान जगह साफ करके फूलदार गमले दायरे की शक्ल में रखे थे। एक वर्दीपोश सिपाही राइफल उठाए पहरा दे रहा था। जीप एक क्वार्टर के सामने जाकर रुक गई। मेरे दोनों मुहाफिज मुझे आगे लगाकर क्वार्टर में ले गए, जहां पहली बार मैंने एक जल्लाद शक्ल के भारी भरकम वर्दीपोश आदमी को देखा, जिसको सैल्यूट मारकर दोनों मुहाफिज बाहर चले गए। उस जल्लाद के होंठ पतले थे, आंखें भूरी और गर्दन अंदर को धसी हुई थी। मूंछें बारीक थीं, चेहरे पर सफाकी झलकती थी। मैं लकड़ी के फर्श पर चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। ब्रेन वॉशिंग के जहां मुझे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर ये बात नहीं थी तो फिर क्या मुझ पर तशद्दुद का नया सिलसिला शुरू किया जाने वाला था। मुझे जजीरे से निकालकर हेडक्वार्टर में लाया जा चुका था। मेरे सामने एक जल्लाद शक्ल का भारी भरकम वर्दीपोश आदमी बैठा हुआ था। उसने जेब से सिगार निकालकर लाइटर से सुलगाया और कदम कदम चलकर मेरे पास आया और झुककर बोला, हेडक्वार्टर से तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर्स आ गए हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये इन लोगों की कोई नई चाल है और मुझसे मेरे साथियों और पाकिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कोई नया जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन जब उसने मेज की दराज में से एक फाइल निकालकर उसमें नत्थी किया हुआ इब्रानी जबान का एक सरकारी ऑर्डर पढ़ा तो मुझे कुछ यकीन आ गया। उसकी एक वजह यह भी थी कि ये लोग बेपनाह तशद्दुद करने के बावजूद मुझसे कोई राज उगलवाने में नाकाम रहे थे। इसके बावजूद दिल नहीं मान रहा था कि ये मुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे। ये शख्स शायद उसी मौत के तैदी कैंप का इंचार्ज था। वो सिगार के कश लगा रहा था। कुर्सी पर बैठते हुए उसने मुहाफिज को आवाज देकर बुलाया और उसे मेरे लिए कॉफी और कुछ खाने को लाने को कहा। मैंने किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार न किया, इसलिए कि मुझे उन कसाईयों से रहम की तवक्को नहीं थी। जरूर ये भी उनकी कोई नई चाल थी। मैं मैली कुचैली निक्कर पहने फर्श पर उकड़ू बैठा हुआ था, चेहरा बालों में छुपा हुआ था। मुझे गर्म गर्म कॉफी और 2 फ्रेंच टोस्ट खाने को दिए गए। मैं उन्हें देखते ही देखते खा गया। गर्म कॉफी ने मेरे जिस्म को बड़ा सुकून दिया। खुदा जाने कितनी मुद्दत के बाद कॉफी और फ्रेंच टोस्ट खाने को मिले थे। सोचा मरना तो है ही, जहां से जो खाने को मिले खाते रहो, कम से कम इससे तवानाई तो बहाल होगी। इंचार्ज सिगार की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए बोला, ये फैसला इसलिए किया गया है कि हेडक्वार्टर तुम्हें बेगुनाह समझता है। तुम बहुत जल्द यहाँ से तेल अबीब और वहां से कैदियों के तबादले के बाद मिस्र भिजवा दिए जाओगे। लेकिन चूंकि तुम्हारी हालत बहुत पतली है, इसलिए तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा और जजीरे के हेल्थ सेंटर में तुम्हें कुछ देर मेडिकल निगरानी में रहकर अपनी सेहत बहाल करनी होगी। मैंने सोचा कहीं ये लोग मुझे स्लो पॉइजनिंग के जरिए तो हलाक नहीं करना चाहते, लेकिन इतना तरद्दुद करने की उन्हें क्या जरूरत है। वो जब चाहे मुझे शूट करके मेरी लाश समंदर में फेंक सकते हैं, जहां उन्हें पूछने वाला कौन है। तो क्या सचमुच मुझे कैदियों के तबादले के सिलसिले में रिहा तो नहीं किया जा रहा? मेरे दिल में मुसर्रत की एक लहर उभर आई। ऐसा हो सकता था और साल में एक आध बार इस जमीन में फलस्तीनी और इसराइली जासूस कैदियों के तबादले होते रहते थे। अगर ये बात सही है तो फिर मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत मौत के उस जजीरे में दूसरा कोई नहीं था। लेकिन मैंने अपनी दिली मुसर्रत का इजहार न होने दिया, क्योंकि शक की परछाइयां अब भी मेरे दिल के एक कोने पर छाई हुई थी। इंचार्ज ने मुझे सिगार पीने को दिया। अरसे बाद सिगार का कश लगाया तो खांसी आ गई। इंचार्ज ने कहा, मेरे आदमी तुम्हें यहाँ के ऑफिसर्स हेल्थ क्लिनिक में ले जाएंगे। वहां तुम नहा धोकर नए कपड़े तब्दील करोगे और तुम्हारा मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। मैंने पहली बार जबान खोली और इंचार्ज से पूछा कि मुझे कब तक हेल्थ क्लिनिक में रखा जाएगा। वो कॉफी के घूंट निकल रहा था, मेरी तरफ गौर से देखने लगा, फिर उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, जब तुम पूरी तरह सेहतयाब हो जाओगे तो हम तुम्हें क्लिनिक से फारिग करके यहाँ से तेल अबीब रवाना कर देंगे। कुदरती तौर पर मुझे यही ख्याल आया कि चूंकि कैदियों के तबादले के वक्त जासूस मुलजिमों को सेहतमंद हालत में दूसरे मुल्क में भेजा जाता है, ताकि प्रेस के जरिए ये प्रोपेगेंडा किया जा सके कि हमने कैदियों के साथ किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया, इसलिए ये लोग मुझे अस्पताल में दाखिल कर रहे हैं। मैं चुप बैठा सिगार के हल्के हल्के कश लगाता रहा। दिल में यही सोचा कि इनकी कोई भी साजिश क्यों न हो, अभी अस्पताल में चलकर अपना इलाज करवाया जाए और अपनी तवानाई को बहाल किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए। मौत के उस जजीरे का ऑफिसर्स हेल्थ क्लिनिक जजीरे के जनूबी इलाके में वाक़ था। 4-5 कमरों पर मुश्तमिल इस छोटे से अस्पताल में ले जाकर मेरे मुंह और सर के बाल सारे के सारे मूड दिए गए। मैंने गर्म पानी से गुस्ल किया, मुझे नीला पाजामा और नीली कमीज पहना दी गई। फिर मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, मुझे कुछ इंजेक्शन दिए गए, कुछ गोलियां खिलाई गईं और क्लिनिक के एक कमरे में बिस्तर पर लिटाकर ताकीद की गई कि मैं यहाँ से बाहर न निकलूं और ज्यादा देर आराम करूं। इन नवाजिशों और इनायत की अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही थी। किसी वक्त ख्याल आता कि हो सकता है कि ये कैदियों के तबादले से पहले मेरी सेहत बहाल करना चाहते हों। किसी वक्त ख्याल आता कि ये इनकी कोई भयानक साजिश भी हो सकती है। बहरहाल ये मेरे लिए एक खुश आइंद बात थी कि मैं जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ गया था। मैं उस जन्नत में रहकर अपनी खोई हुई तवानाई वापस लाना चाहता था। एक डॉक्टर दिन में 3 मरतबा मेरा मुआयना करने आता।
एक उधेड़ उम्र की इस्राएली नर्स मेरी खिदमत पर मामूद थी। मुझे कमरे से बाहर जाने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। खाने को मुझे दिन में 3 बार उम्दा ग़िज़ा मिलती। ये क्लिनिक जजीरे के अफसरों के लिए था। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर से ताज़ा दम हो गया। बदन के सारे जख्म, तमाम कमजोरी जाती रही। मैं अपने अंदर नई तवानाई महसूस करने लगा। मेरा चेहरा भी भर गया था। रुखसारों की वो हड्डियां जो उभर आई थीं गायब हो गई थी। मैं अपना जायजा बार बार ले रहा था, कहीं किसी दवाई, किसी इंजेक्शन का मुझ पर मनफी असर तो नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं था। इंजेक्शन और दवाइयां मुझे सेहतयाब कर रही थी। डॉक्टर मुझसे बहुत कम बात करता। आता, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करता, इंजेक्शन लगाना हो तो इंजेक्शन लगाता, टेम्परेचर देखता और चला जाता। मैं कुछ पूछता तो हूँ हाँ में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता। यही हाल उधेड़ उम्र इस्राएली नर्स का था। मुझे उनके रवैये पर कोई ताज्जुब नहीं था। आखिर मैं उनका दुश्मन जासूस था और ये सलूक वो मुझसे महज इसलिए कर रहे थे कि जब बॉर्डर पर किसी दूसरे इस्राएली कैदी के साथ मेरा तबादला हो तो वो दुनिया की प्रेस के सामने ये साबित कर सकें कि हम कैदियों के साथ इंसानियत नवाज सलूक करते हैं। मुझे हेल्थ क्लिनिक दूसरा हफ्ता जा रहा था कि एक रोज डॉक्टर मेरा मुआयना करने आया तो उसके साथ एक पक्की उम्र का अजनबी भी था। उस अजनबी का चेहरा मरीजों जैसा लग रहा था। कनपटियों पर उसके बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। उसने सफेद शार्क स्किन का सूट पहना हुआ था। आंखों पर स्याह चश्मा लगा था और छड़ी के सहारे बड़े आराम से कदम उठाता था। डॉक्टर ने मेरा उससे इन अल्फाज में तारुफ करवाया, ये रेड क्रॉस के बड़े डॉक्टर हैं, अपने महकमे की तरफ से तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने आए हैं। पक्की उम्र का ये डॉक्टर मुझे खुद एक मरीज लग रहा था। उसने मुझसे हाथ मिलाया। उसका हाथ ठंडा था। फिर वो डॉक्टर को जरा परे ले जाकर शायद मेरे बारे में कुछ दरियाफ्त करने लगा। उसने मेरी फाइल खोलकर कागजात भी गौर से चेक किए और खामोशी से डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई मैं रिहा किया जा रहा हूँ और सिनाई के बॉर्डर पर किसी खतरनाक इस्राएली जासूस के साथ तबादला किया जाएगा। अपनी रिहाई और इस जहन्नम से निजात हासिल करने के ख्याल से मेरे रगो पैम में मुसर्रत की लहर दौड़ गई। मजीद 1 हफ्ता गुजर गया। मैं पूरी तरह सेहतयाब हो चुका था। सुबह उठकर मैं कमरे के अंदर ही वर्जिश भी करता, जिससे मेरे पट्टों में वही पुरानी ताकत वापस आ गई थी। एक दिन डॉक्टर ने मेरा थोड़ा बहुत मुआयना किया और कहा कि मुझे आखिरी चेकअप के लिए दूसरे बड़े अस्पताल में ले जाया जाएगा। मैं कुछ हैरान सा हुआ कि आखिर मेरे इतने मुआयनों और चेकअप की क्या जरूरत है जबकि मैं पूरी तरह सेहतयाब हो चुका हूँ। मैंने डॉक्टर से उसका इजहार किया तो वो बोला, तुम्हें मिस्री हुक्काम के हवाले करने से पहले हमें अपने सारे फराइज पूरे करने होंगे। हमें हेडक्वार्टर से यही हुक्म आया है। मैंने पूछा कि बड़ा अस्पताल कहाँ है। उसने स्टेथोस्कोप गर्दन से निकालकर लंबे कोट की जेब में डालते हुए कहा, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हें एक खास मिलिट्री तैयारे में वहाँ ले जाया जाएगा। दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ये लोग मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे। ये जाल आखिर क्या हो सकता है? नहीं, ये मेरा वहम है। हकीकत यही है कि ये अपने किसी खतरनाक और इंतहाई कीमती जासूस के बदले मुझे मिस्री हुक्काम के हवाले करने वाले हैं। बड़े अस्पताल में मेरे आखिरी चेकअप के बाद मुझे सिनाई बॉर्डर पर ले जाकर मिस्री हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा और मेरे बदले में अपना आदमी वसूल कर लेंगे। अगले ही रोज अस्पताल के बाहर एक जीप आकर खड़ी हो गई। मैं खुद चलकर जीप में बैठ गया। जजीरे की हवा बड़ी खुशगवार लगी। जीप जजीरे के मगरबी साहिल से निकलकर शुमाल मशरिक की जानिब एक छोटे से हवाई अड्डे पर पहुंचकर रुक गई, जहां एक छोटा फौजी तैयारा पहले से मौजूद था। तैयारे में से एक फौजी अफसर स्टेन गन हाथ में लिए बाहर निकला। 2 फौजी तैयारे के अंदर ही बैठे रहे। मुझे तैयारे में उनके दरमियान बिठा दिया गया। उन इसराइली फौजियों के चेहरे खामोश और सपाट थे। डॉक्टर ने मेरी प्रोफाइल इसराइली फौजी अफसर के हवाले कर दी। तैयारा हवाई पट्टी पर कुछ देर तक दौड़ने के बाद फजा में बुलंद हो गया। मौत के जजीरे से निजात पाने के एहसास से मैं बेहद खुश था। इसराइली फौजी अफसर मेरे पास ही सीट पर बैठा था। एक बार उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैंने उससे खुशगवार मौसम के बारे में बात की और फिर पूछा, हम कितनी देर में बड़े अस्पताल पहुंच जाएंगे? उसने अपने सर को जरा सा हिलाकर इब्रानी जबान में कहा, बहुत जल्द। और ये कहकर वो तैयारे की गोल खिड़की में से बाहर देखने लगा। उस वक्त दिन के 2 बजे होंगे। खाना मैंने अस्पताल वाले कमरे में ही खा लिया था। दिल काफी हद तक मुतमईन था। चुनाचे मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी और मैंने सीट के पीछे सर लगाकर आंखें बंद कर ली। मुझे नींद आ गई। मैं काफी देर तक सोया रहा क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो बाहर अंधेरा था। तैयारा आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ घूम रहा था। मैंने इसराइली फौजी अफसर की तरफ देखकर वक्त पूछा। उसने कहा, हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। मैंने खिड़की से नीचे निगाह डाली। एक तरफ कुछ मध्यम सी रोशनियां चिलमिला रही थी। नीचे कोई ऐसा शहर नहीं था जिसकी बेशुमार रोशनियां दिखाई देती। मैंने फौजी अफसर से कहा, क्या ये अस्पताल किसी शहर में है? उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, जरा सा मुस्कुराया और बोला, अस्पताल शहरों में ही होते हैं। जब मैंने कहा कि नीचे किसी शहर की रोशनियां नजर नहीं आ रही तो वो बोला, यहाँ बिजली की पावर की कमी है, इसलिए शहर के बेशतर इलाकों में रात के शुरू होते ही रोशनियां बुझा दी जाती हैं। वो नीचे दूर जो बत्तियां नजर आ रही हैं वो बड़ा अस्पताल है। मेरे पूछने पर फौजी अफसर ने बताया कि फाइनल चेकअप 10 मिनट में हो जाएगा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया।
तैयारा नीचे उतर रहा था। फिर उसके पहिए हवाई पट्टी से टकराए और कुछ दूर जाकर तैयारा रुक गया। एक जीप दौड़ती हुई हमारे तैयारे के पास आकर रुक गई। उसमें से एक सफेद कोट और मजबूत जिस्म वाला डॉक्टर बाहर निकला और मेरे कांधे को आहिस्ता से थपथपा कर कहने लगा, दोस्त तुम जवान आदमी हो, बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे, वरना जहां तुम्हें बंद किया गया था वहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया। मुझे दूसरी जीप में बिठा दिया गया। दोनों स्टेन गनबरदार इसराइली मुहाफिज और डॉक्टर भी मेरे साथ ही जीप में बैठ गए। जीप बड़े अस्पताल की तरफ चल पड़ी। ये एक वीरान सी सड़क थी जिसके दोनों जानिब कहीं कहीं खजूर और अंजीर के दरख्त अंधेरे में मुझे दिखाई दे जाते। अंजीर के दरख्तों को मैं अंधेरे में भी पहचान लेता था। ये इलाका इसराइल का ही था। मैंने दबी जबान में फौजी मुहाफिज से पूछा कि ये कौन सा इलाका है, तो उसने इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। मैंने कोई ख्याल न किया। मैं बहरहाल एक दुश्मन जासूस था और मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं की जा सकती थी। जीप अब एक ऐसी सड़क पर आ गई जहां थोड़े थोड़े फासले पर बिजली के बल्ब रोशन थे। हम एक खुश्क दरिया के पुल पर से गुजरे तो जीप निस्बतन एक पक्की और हमवार सड़क पर आ गई। इलाका सतह मुर्तफा का था। आसपास छोटे छोटे टीलों का सिलसिला फैला हुआ था। मजबूत जिस्म वाला डॉक्टर अगली सीट पर फौजी ड्राइवर के साथ बैठा था। उसने एक थैले में से कोका कोला का टिन निकाल कर मुझे पीने को दिया। मुझे भूख महसूस हो रही थी, लेकिन मैं इस ख्याल से खामोश रहा कि शायद अस्पताल पहुंचने पर ये लोग रात का खाना खाएंगे। टीला में से निकलकर जीप एक सीधी सड़क पर आई तो मुझे दूर से बहुत सी जगमगाती हुई बत्तियों का झुरमुट नजर आया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। बड़ा अस्पताल आ गया था। मैंने इब्रानी में डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर वो सामने बड़े अस्पताल की रोशनियां है क्या? उसने इस बात में जवाब दिया और चुप हो गया। मुझे उन लोगों की खामोशी कुछ पुरस्कार सी लगने लगी थी। न जाने क्यों मेरा दिल किसी आने वाले खतरे को महसूस करके जोर से धड़क उठा, मगर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मामूली सा फाइनल चेकअप होगा और फिर मुझे इस बकबक से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मैं इसी तैयारे के जरिए तिल अबीब और फिर वहां से सीना की मिस्री सरहद पर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। रोशनियां करीब आ रही थी। कोई 20 मिनट के बाद हमारी जीप एक 2 मंजिला सफेद रंग की खूबसूरत इमारत के पोर्च में खड़ी थी। लॉबी का फर्श चमक रहा था। इमारत के बाहर कुछ नहीं लिखा था। एक नर्स तेज तेज कदम उठाती हमारे करीब से गुजर गई। मेरे सारे खदशे और अंदेशे दूर हो गए। ये अस्पताल ही था। परेशान होने की कोई बात नहीं थी। मैं बड़ा खुश जीप में से निकलकर लॉबी के फर्श पर आ गया। मेरे मुहाफिज फौजी भी मेरे पीछे निकल आए और मेरे दाएं बाएं खड़े हो गए। ये कोई अनोखी बात नहीं थी। आखिर मैं एक खतरनाक जासूस था। उन्होंने मेरी निगरानी तो करनी ही थी। सामने वाला शीशे का दरवाजा खुला और एक नया डॉक्टर मुस्कुराता हुआ नमूदार हुआ। हमारे डॉक्टर ने उससे हाथ मिलाया और मेरी तरफ इशारा करके कहा, डॉक्टर ये हैं तुम्हारे मरीज, इनका फाइनल चेकअप होगा। हम कब तक फारिग हो जाएंगे? क्योंकि मुझे वापस एयरपोर्ट के क्लिनिक भी जाना है। नौवारिद डॉक्टर ने कहा, 1 घंटे में हम आपको फारिग कर देंगे, आइए अंदर चलिए। अस्पताल की राहदारी भी बेहद साफ सुथरी और चमकीली थी। इस वीरान इलाके में ये बहुत ही साफ सुथरा और अहम अस्पताल था। शायद ये इसराइली फौजी अफसरों के लिए बनाया गया था कि वो यहाँ आकर इलाज भी करवाएं और सुकून के माहौल में कुछ दिन भी गुजार सकें। एक बहरी फौज का अफसर हमारे करीब से गुजर गया। अस्पताल एयर कंडीशन था। बाहर की गर्म फजा के मुकाबले में अंदर हल्की हल्की खुशगवार खुनकी थी, जिसमें मुख्तलिफ दवाइयों की धीमी धीमी बू रची हुई थी। एक नर्स ट्रॉली लेकर हमारे करीब से गुजरी। ट्रॉली पर स्टेनलेस स्टील के तश्त में कुछ शीशियां और इंजेक्शन का सामान पड़ा था। मुझे एक छोटे से मगर साफ सुथरे कमरे में ले जाया गया। दरमियान में सफेद चादर वाला बिस्तर लगा था। साइड टेबल पर थर्मस और ग्लास पड़ा था। छत में मरकरी लाइटों की 2 ट्यूबें रोशन थी। मेरे फौजी मुहाफिज बाहर ही रह गए। दोनों डॉक्टर मेरे साथ अंदर आए थे। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटने का इशारा किया। फिर एक डॉक्टर मेरी नब्ज देखने लगा। दोनों ने मेरी कमीज ऊपर करके मेरे दिल पर स्टेथोस्कोप लगाया और अपनी कलाई की घड़ी पर नजरें जमाती। मेरी मेडिकल फाइल उसके पास ही थी, जो उसने कमरे में दाखिल होते ही मेरे बिस्तर की साइड टेबल पर रख दी। कोई 1 मिनट तक वो मेरे दिल की धड़कनें और दूसरा डॉक्टर मेरी नब्ज देखता रहा। फिर नए डॉक्टर ने मेरी फाइल खोलकर उसमें कुछ लिखा। फाइल बंद करके मेज पर रखी और दोनों बाहर निकल गए। जाहिर है मेरा फाइनल चेकअप हो रहा था। कुदरती तौर पर मेरे दिल में किसी किस्म का कोई दूसरा ख्याल पैदा नहीं हो सकता था और वहां कोई ऐसी शय भी नजर नहीं आ रही थी कि मुझे कोई खतरा महसूस होता। आखिर खतरा किस बात का हो सकता था? डॉक्टर दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो मैंने देखा कि बाहर दोनों फौजी मुहाफिज स्टीन गन्ने उठाए पहरा दे रहे थे। ये भी कोई अनोखी बात नहीं थी। मैं दुश्मन मुल्क का खतरनाक जासूस था। मेरी निगरानी उनका फर्ज था। ये उनकी ड्यूटी थी। मैं सेहतमंद था, इसलिए ऐन वक्त पर मेरी भूख चमक उठी। मगर अभी तक उन लोगों ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया था। इस मनहूस जजीरे के जल्लाद इंचार्ज ने जाते हुए मुझे मेरी घड़ी भी वापस नहीं की थी। ना मालूम रात का क्या बजा होगा। कमरे में कोई वॉल क्लॉक भी नहीं था, ना ही कोई खिड़की थी। दीवार पर एयर कंडीशनर का चौकोर चौखरा लगा हुआ था। राहदारी के फर्श पर किसी के छोटे छोटे कदमों की टक टक सुनाई दी।
यह आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। दरवाजा खुला और एक दुबली पतली गोरी चिट्टी नर्स हाथ में स्टेनलेस स्टील की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। मेरे पास आकर ट्रे साइड टेबल पर रखी